डियर स्टूडेंट, मैं कुंदन सांकला क्लास 10th विज्ञान विषय का हम आज चैप्टर पढ़ेंगे 5वां दैनिक जीवन में रसायन। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जो आपको वर्ष भर पढ़ने होते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने उन इम्पोर्टेंट यौगिकों को और साथ में उनके अणुसूत्रों को यहाँ पे डाला हुआ। जैसे जल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल क्या है, फॉर्मिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है। साथ में ये भी बताया हुआ है कि उनको जैसे हम यहाँ सामान्य भाषा में क्या कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो आप इन महत्वपूर्ण यौगिक सूत्रों को एक बार पढ़ के ज़रूर याद कर लें। और साथ में हम आज पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है आपके दैनिक जीवन में रसायन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी भोजन को हम जब ग्रहण करते हैं तो उसमें या तो फिर आपको वो भोजन खट्टा लगता है या क्या लगता है, कड़वा। तो उसका जो मुख्य कारण होता है या तो उसके अंदर क्या है, अम्ल है, या उसके अंदर क्या है, सार। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं, उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। साथ में जो अलग अलग वैज्ञानिकों की थॉट थी उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामान्य रूप से हम यहाँ बात करते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात है, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। जब भी आप उनका टेस्ट करोगे तो वो आपको स्वाद में कैसे लगेंगे, खट्टे। और ये अंग्रेजी में एसिड कहलाते हैं, जो लैटिन भाषा के एसिडस जिसका अर्थ होता है खट्टा से बना है। और इनके जो सामान्य लक्षणों की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, एक लिटमस पत्र होते हैं लाल कलर के और नीले कलर। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल लिटमस पत्र में क्या कर देता है, बदल देता है। तो एक बात हो गई कि अम्ल क्या होते हैं। सामान्य गुणों की बात करें तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। और दूसरी सिंपल सी बात है, ये नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। दूसरी बात, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपके सामने आया हुआ है कि भाई सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। संतरे के अंदर कौन सा, एस्कार्बिक। लाल चिट्टी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। या हमारे जो आमाशय के अंदर जो जठरस पाया जाता है उसके अंदर कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। दूध के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। जैसे 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है बेसिक रूप से कि भाई सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, इमली के अंदर कौन सा अम्ल। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब बात करते हैं, अम्ल 2 प्रकार के, एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। पूर्ण रूप से आयनित का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप उनको जल के अंदर डालोगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें HCl, तो HCl को आप किस में डालोगे, जल में। जैसे ही आपने HCl को किस में डाला, जल में, तो HCl तुरंत रूप से किसके रूप में टूट जाएगा, अपने आयनों में आए H+ और Cl-, पूर्ण रूप से टूट जाएगा, यानी बिल्कुल भी HCl अंदर नहीं रहेगा। किस रूप में हो जाएगा, H+ में और Cl- में। तो प्रबल अम्ल की सीधी सी बात हो गई, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं जैसे इसका ऑपोजिट दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे आपके सामने कार्बनिक अम्ल लिखा हुआ है एक, और एक लिखा है एसिटिक अम्ल। जो ये क्या होते हैं कि ये दुर्बल रूप से, दुर्बल रूप का मतलब है पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। जैसे CH3COH, तो CH3CO- और H+ में ये टूटेगा ज़रूर, लेकिन इसके ये पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, यानी कुछ मात्रा में ये इस अवस्था में जल के अंदर पड़ा रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सार किसे कहते हैं। सार ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था अम्ल स्वाद में क्या थे, खट्टे, तो ये क्या होते हैं, कड़वे। और जस्ट उसका उल्टा लाल लिटमस पत्र को किस में
नीले लिटमस पत्र यानी जो लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और अगर आप इसको स्पर्श करते हो तो किसकी तरह, साबुन की तरह आपको चिकना लगेगा। वही बात जिस प्रकार से हमने देखा प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, तो इसमें भी क्या होगा सार में, प्रबल सार और दुर्बल सार। तो प्रबल सार वही परिभाषा, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बात करें दुर्बल सार की, तो दुर्बल सार में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब इनको हम जल में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनों में टूटेंगे नहीं। अब आगे बात है, अम्ल व सार जल में विलय होते हैं। यदि जल की मात्रा क्या हो, अधिक, जल क्या डाला हो आपने, अधिक, तो विलयन क्या बन जाता है, तनु। तनु का मतलब सीधा विलयन के अंदर, इसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, अधिक। यदि जल की तुलना में यानी अम्ल और सार क्या हो जाएंगे, अधिक, तो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। यानी जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी वो तो हो जाएगा तनु विलयन, और जिसमें पदार्थ अधिक हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सांद्र विलयन कहलाता है। अब एक इनके साथ में ही हम पढ़ेंगे लवण, जो किससे बनता है, जब हम अम्ल और सार को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, लवण का निर्माण हो जाता है। तो लवण जब अम्ल तथा सार क्या करते हैं, अभिक्रिया, तो लवण तथा किसका निर्माण होता है, जल, और इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl अम्ल, NaO सार, क्या बना, NaCl। यानी जब भी हम अम्ल और सार को मिलाएंगे तो हमारे पास में जो उत्पाद के रूप में मिलेगा वो सदैव लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। यदि अभिक्रिया में अम्ल तथा सार दोनों क्या है, प्रबल, या दोनों क्या है, दुर्बल, तो जो लवण बनेगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। यानी आपने एक जो अम्ल लिया है वो प्रबल लिया है, प्रबल की बात हमने बताई, प्रबल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे जल में डालते ही वो तो हो जाएगा प्रबल, और जो आंशिक रूप से टूटेंगे वो क्या आएंगे, दुर्बल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने प्रबल अम्ल लिया है और प्रबल सार लिया तो जो लवण बनेगा वो उदासीन प्रकृति का, और दुर्बल सार लिया है, दुर्बल अम्ल लिया है और दुर्बल सार लिया है तो जो भी लवण बनेगा उसकी उदासीन। लेकिन अगर बात ऐसी है कि आपने सार जो लिया है वो दुर्बल लिया है, अम्ल जो लिया है वो प्रबल, तो जो इसकी लवण की प्रकृति हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति। यानी जो प्रबल रहेगा उसकी प्रकृति को यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभिक्रिया में अम्ल तथा सार दोनों प्रबल या दुर्बल हो तो लवण उदासीन प्रकृति का, लेकिन एक दुर्बल और एक क्या हो, प्रबल, तो लवण की प्रकृति जो प्रबल है उसके समान होगी। तो सीधी सी बात है, जो प्रबल रहेगा उसकी प्रकृति को व्यक्त करेगा। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल सार लिया तो जो लवण है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। दूसरी बात है, लवण के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। यानी इनको अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ठोस से द्रव से गैस में बदलने के लिए आपको बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना होगा। और साथ में यहाँ पे आपके सामने है कि किसी भी लवण के साथ उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। किसी भी लवण के साथ में जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके साथ में Na2CO3 10H2O, यानी धावन सोडा का सूत्र लिखा हुआ है। तो इस धावन सोडा के सूत्र में आपके 10 H2O, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टलन जल। इसी प्रकार से CaSO for 2 H2O, यानी 2 आपके किसके जुड़े हुए, जल के अणु जुड़े हुए, तो इसका मतलब क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 2। थैंक यू वेरी मच। ओके।